और संसद के बजट सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कुछ खामियां पाई गई है और इसके बाद स्पीकर ने खुद संशोधन के निर्देश दिए हैं और साथ ही स्पीकर चैम्बर में वीडियो बनाने के मामले पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र में इस बार हंगामे पर हंगामा है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गईं। सूत्रों के मुताबिक कमियां मिलने की वजह से नोटिस खारिज हो सकता है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच अब लोकसभा सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उधर लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में वीडियो बनाने के मामले पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 से 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में घुसे और अपशब्द कहे हैं। आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी में। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। बता दें कि 13 फरवरी को बजट के पहले सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। 9 मार्च को चर्चा की जा सकती है। देखा जाए तो ये पूरा मामला संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने संशोधन का मौका देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांडे, और सबसे पहले एक खबर असरदार में बता दें कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलती दोहरा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले राहुल गांधी ने एक कथित किताब का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने किताबों की झड़ी लगा दी। अब जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी बेचैन हो गए हैं, इसके बाद आज राहुल गांधी बजट के मुद्दे पर लोकसभा में बोलने आए और यहां भी उन्होंने देश को बेच दिया और सरेंडर कर दिया जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया है और बात मनमोहन सिंह सरकार से लेकर इंदिरा सरकार और पंडित नेहरू के दौर तक पहुंच गई है। कई दिनों तक कथित किताब के मुद्दे पर अटके रहने के बाद आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपने विचार रखे। हालांकि यहां भी वो अमेरिका से टैरिफ डील का मुद्दा ले आए और सरकार पर अजीबोगरीब आरोप लगा दिया। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। राहुल गांधी ने जैसे ही देश बेचने वाला बयान दिया तो सरकार और बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार हुआ। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। लेकिन मामला सिर्फ वार पलटवार पर नहीं रुका, क्योंकि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the honorable speaker. हमारे नेता अगर भाषण करने के लिए आए तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये भाषण पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य, तर्क या वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं।
हालांकि आज संसद में कुछ दिलचस्प नजारे भी दिखे जब पीठासीन स्पीकर जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी को एक बड़ी नसीहत दे डाली। इसके अलावा कल्याण बनर्जी के एक बयान पर भी खूब ठहाके लगे। आप मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। सर आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश बेचने वाला आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के मूड के खिलाफ बयान दिया है? और वहीं 88 साल बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन और वादन से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और जिसके मुताबिक अब वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यक्रम और सभी स्कूलों में यह प्रोटोकॉल लागू किया गया है। रिपोर्ट दी। 88 साल पहले अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले जिस राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब उस वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने जिस तरह से वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे की चर्चा की, उसके बाद 26 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय की झांकी में वंदे मातरम की गौरव गाथा दिखाई गई। उससे ये साफ नजर आने लगा था कि मोदी सरकार राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है और 11 जनवरी को सरकार ने वो बड़ा फैसला ले भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण गाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूलों में सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। वंदे मातरम तो उस दिन ही अनिवार्य हो जाना चाहिए था जिस दिन वंदे मातरम की जयकारे लगाकर भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान की आजादी के लिए समर में कूद गया था और अंग्रेजों से कहा था कि तेरी गोलियों को में जितनी दम हो तो तू चलाकर देख ले। हमने सीने में जो दम है हम वंदे मातरम बोलकर दिखाएंगे और भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने आजादी के समय वंदे मातरम गाया तो, पर वंदे मातरम की अनिवार्यता उस दिन इनने खत्म कर दी जिस दिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके। ये जो बड़वारी की बातें करने वाली भाजपा, पहले ये तो बता दे अभी 26 जनवरी गए कितने दिन हुए गणतंत्र दिवस? भाजपा के दफ्तर में वंदे मातरम गाया था क्या? वीडियो रखे हैं मेरे पास, बता दें वो कि क्यों नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना चाहिए, केवल नारे में गाना चाहिए, बयानों में गाना चाहिए। भाजपा क्यों नहीं गाते वंदे मातरम? हमारा तो कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर सम्मेलन वंदे मातरम से शुरू होता है, जनगण मन पे समाप्त होता है। बीजेपी बताए कि वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते और इसकी उन्हें सफाई देना चाहिए। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में वंदे मातरम के मूल स्वरूप की जानकारी देते हुए कहा कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की स्तुति वाली वंदे मातरम की जिन 13 लाइनों को गायन से हटा दिया था, अब वो लाइनें भी बिना किसी काट छाट के गाई जाएंगी। अब तक वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाते थे। कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाने पर रोक लगा दी थी। 1940 तक आते आते कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम के गायन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को देश के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। बोलना चाहते हैं, वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। एमएच जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। वंदे मातरम का स्वागत है और सरकार से मांग करता हूं कि वंदे मातरम का जो पैगाम है
जो संदेश है पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली सरकारों के लिए, उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा और न ही किसी फिल्म के दौरान राष्ट्रीय गीत बजने पर खड़े होना जरूरी होगा।